गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। सो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मैथमेटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि वह अनुपात जिसमें बिंदुओं 6,4 और 1,-7 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा विभाजित होता है। यानी हमसे यहाँ पे वो अनुपात पूछा जा रहा है जिसमें बिंदुओं 6,4 और 1,-7 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा विभाजित होता है। सो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे और एक क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। और मैं आपको बता दूं, इस पैटर्न के करीब 2 से 3 क्वेश्चंस पहले ही आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? तो आप लोगों के मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर है समकोणीय कार्तीय निर्देशांक, या फिर आप बोल सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। ये चैप्टर मैंने आप लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो आप चैनल पर जाइएगा और 2022 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। वहां पे आपको इस चैप्टर की सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर से करीब आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूं और मात्र आप 10 से 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था वहां भी एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था और ट्रिक बताई हुई थी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको ट्रिक पता होगी, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको ट्रिक नहीं पता होगी। तो अभी तो मैं आपको ट्रिक यहाँ पे बताने जा ही रहा हूं। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है, यदि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष विभाजित करता है तो विभाजन का अनुपात इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -y1 अपॉन में y2। बस इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है और ये क्वेश्चन मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा विभाजित होता है। किस अक्ष द्वारा? एक्स अक्ष द्वारा विभाजित होता है। तो जब एक्स अक्ष द्वारा विभाजित होता है तो यहाँ पे विभाजन का अनुपात क्या हो जाएगा? -y1 अपॉन में y2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहां पे अगर x अक्ष ना लिख करके यहां पे क्या लिखा होता? y अक्ष लिखा होता तो हम यहां पे फॉर्मूला क्या यूज करते? तो हमारा फॉर्मूला हो जाता -x1 अपॉन में x2 हो जाता। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर x अक्ष दिया होगा यहां पे तो क्या होगा? -y1 अपॉन में y2 हो जाएगा, और अगर यहां पे y अक्ष दिया होगा तो -x1 अपॉन में x2 हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो यहां पे इसीलिए मैंने लिखा, यदि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष विभाजित करता है तो विभाजन का अनुपात -y1 अपॉन में y2 हो जाएगा। अब देखिए जो बिंदु हमें दिए गए हैं उनको हम नीचे लिखेंगे। तो देखिए बिंदु हमें दिए हुए 6,4 और 1,-7। तो देखिए जो बिंदु दिए हुए थे ये मैंने यहां पे लिखा 6,4 और 1,-7। ठीक है, और इन बिंदुओं को मैंने क्या कर लिया? x1 y1 और x2 y2 यहां पे मान लिया। ये मैंने यहां पे लिख दिया। देखिए x1 y1 और x2 y2 ये मैंने यहां पे लिख दिया। बस अब हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, -y1 अपॉन में y2। अब देखिए y1 की वैल्यू क्या है? देखिए y1 की वैल्यू ये है। y1 की वैल्यू क्या है? 4 है। तो y1 की जगह यहां पे क्या रखेंगे? 4 को रखेंगे, क्योंकि यहां पे -y1 है तो हमें माइनस भी लगाना पड़ेगा। अपॉन में y2 की वैल्यू क्या है? ये देखिए y2 की वैल्यू -7 है, तो y2 की जगह हम रख देंगे -7। अब देखिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ये माइनस और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। बचेगा क्या? 4 अपॉन में 7। और इसको अगर हम अनुपात में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 4:7। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर पाएंगे इस ट्रिक की हेल्प से। देखिए मैं आपको यहां पे समझा रहा था इसीलिए टाइम लग गया। देखिए अगर ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व ही करना होता तो मात्र ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन देख के ही आपको आंसर बता देता, लेकिन आपका समझना यहां पे जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको यहां पे इतना डिटेल में समझा दिया। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं। 4:7 कहां पे दिया हुआ है? ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न के कई क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी बुक में, चेक कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा था, इसीलिए फॉर्मूला हमने यहाँ पे -y1 अपॉन में y2 यूज किया था। ध्यान रखिएगा -y1 अपॉन में y2 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे एक्स अक्ष ना होकर के y अक्ष होता, अगर y अक्ष यहां पे लिखा होता तो हमारा फॉर्मूला क्या होता? -x1 अपॉन में x2 हो जाता। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है, तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहां पे समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहां पे क्वेश्चन लिखा है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर ₹8 है तो धनराशि होगी। हमें यहाँ पे धनराशि ज्ञात करनी है। यह क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। सो ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? तो आप लोगों के मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। और ये भी चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। चैनल पर जाइएगा, 2022 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको इस चैप्टर की सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, जो कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है कि मूलधन रुपए P के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर D = PR² अपॉन में 100², ये होता है। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और देखिए ये फॉर्मूला आप लोगों का तभी अप्लाई होगा जब बात होगी 2 वर्ष की। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए साफ साफ 2 वर्ष की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसीलिए इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हमें इस क्वेश्चन में पता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दर पता है, कितनी दी गई है? यहाँ पे 4% हमें दर दी गई है। दर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम यहां पे शॉर्ट में आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें यहां पे आर की वैल्यू क्या दी गई है? दर कितनी दी गई है? 4% दी गई है। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के, तो समय कितना दिया है? समय को हम इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे समय टी की वैल्यू हमें दी गई है 2 वर्ष, ये मैंने यहां पे लिख दिया जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद हमें यहां पे क्या पता है? यहां पे लिखा है कि 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर ₹8 है। अंतर यानी डिफरेंस हमें कितना दिया गया है? डिफरेंस, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखिए अंतर को हम इंग्लिश में डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो डी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? अंतर कितना दिया गया है? ₹8, यानी ₹8 हमें यहाँ पे ये अंतर दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया तो धनराशि होगी, यानी पी की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमें आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यही फॉर्मूला आपका लगेगा मूलधन रुपए पी के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से। देखिए वार्षिक ब्याज की दर यहाँ पे लिखी हुई है, क्वेश्चन में भी वार्षिक ब्याज की दर से पूछा गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष की बात हो रही है क्वेश्चन में, 2 वर्ष की बात होगी तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे 2 वर्ष की बात हो रही है, तो 2 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आपका हो जाएगा D =
पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो चलिए इसी फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, अभी हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए नीचे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो भी मैंने ऊपर आपको बताया, रेट हमें कितनी दी है, दर कितनी दी गई है 4%, समय 2 वर्ष दिया गया, डिफरेंस कितना है 8 रुपए का, अंतर 8 रुपए। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, क्योंकि हमें यहाँ पे पी की वैल्यू को निकालना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा यदि धनराशि पी रुपए हो। मैंने धनराशि को क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि धनराशि क्या हो, पी रुपए हो तब, क्योंकि इसी पी की वैल्यू को हमें यहाँ पे निकालना, ये तो हमें पता नहीं है, तो मैंने क्या किया, मान लिया कि जो धनराशि है वो क्या है, पी रुपए हो तब फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे d इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो चलिए इसी में हम सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो d से मतलब हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस से, अंतर से, अंतर हमें कितना दिया गया, d की वैल्यू 8 रुपए, अंतर कितना है 8 रुपए का, तो d की जगह क्या रखेंगे 8 रखेंगे, इज इक्वल टू यहां पे P लिखा है, P की वैल्यू को तो हमें फाइंड आउट करना है, तो P तो आपका ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद देखिए ये इनटू में है, पी आर स्क्वायर है, ये इनटू में आपका है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे देखिए R की वैल्यू कितनी दी गई है, 4% दी गई है, 4, ठीक है। अब देखिए क्योंकि R का स्क्वायर है यहां पे, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 4 इंटू 4 आप करेंगे तो आपको 16 यानी 16 मिलेगा, तो इसीलिए यहां पे 16 लिखा हुआ है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। फिर अपॉन में आपका फॉर्मूले में 100 का स्क्वायर, ये तो आपका फॉर्मूले में ही होता है, तो 100 का स्क्वायर अगर आप 100 गुणे 100 करेंगे, ठीक है, जिसे 100 का स्क्वायर आपका लिखा हुआ है, अगर इसको सॉल्व करेंगे 100 गुणे 100 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 10,000 ना, 10,000 मिलेगा। तो इसीलिए नीचे मैंने यहाँ पे 10,000 लिखा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैं इस 8 के नीचे 1 लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर आपका p इंटू 16 लिखा है, अगर आप p की मल्टीप्लाई 16 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 16p मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो p इंटू 16 को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहां पे हम लिख सकते हैं 16p अगले स्टेप में, ठीक है। अब इसी 16p की मल्टीप्लाई आप यहां पे 1 में करवा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 16p मिलेगा ना, ये मिल गया। और देखिए 10,000 की मल्टीप्लाई 8 में करवा दीजिए, आपको मिलेगा 80,000। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं। देखिए नीचे मैंने क्या किया, 1 लिख लिया, 1 लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए p इंटू 16 आपका यहां पे दिया हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें 16p मिलेगा ना, ठीक है, 16p मिल जाएगा इसको आगे सॉल्व करने पर। और इस 16p की मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे तो 16p, और यहां पे 10,000 की मल्टीप्लाई 8 में तो 80,000, तो यहां पे हमें मिलेगा ही। यहां तक क्लियर। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 16p इज इक्वल टू 80,000 यहां पे है, तो p की वैल्यू को निकालेंगे तो p इज इक्वल टू 80,000 हम लिखेंगे यहां पे ऊपर, ठीक है, 80,000 और अपॉन में आपका यहां पे आ जाएगा 16। अब इसी को डिवाइड कर लीजिए। देखिए 16 पंचे 5 बार जाएगा, 16 पंचे 80 होता है, और कितने जीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो हम यहां पे लिख देंगे। यानी p की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, p की वैल्यू 5,000 रुपए। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने यहां पे मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लिया। यहां पे p की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया हुआ है 5,000 रुपए, तो रुपए 5,000 आपका दिया है ऑप्शन बी में। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला मैंने आपको यहां पे बता दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब भी आपसे यहां पे क्वेश्चन में 2 वर्ष की बात हो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछे आते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। यहां पे लिखा हुआ है यदि किसी ठोस गोलार्ध, अब देखिए गोलार्ध का मतलब क्या होता है, गोलार्ध का मतलब हमारा हो जाएगा अर्धगोला। क्या हो जाएगा, यहां पे अर्धगोले की बात हो रही है, चाहे आप अर्धगोले की बात कीजिए चाहे गोलार्ध की बात कीजिए, बात एक ही होगी। तो गोलार्ध से मतलब यहां पे क्या बात हो रही है, अर्धगोले की बात यहां पे हो रही है, ये आपको ध्यान रखना, यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पे लिखा हुआ है यदि किसी ठोस गोलार्ध या फिर आप बोल सकते हैं अर्धगोला, ठीक है। तो यदि किसी ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ
108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस गोलार्ध का आयतन क्या होगा? हमें यहाँ पे गोलार्ध का आयतन ज्ञात करना है, यानी अर्ध गोले का आयतन हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं, अर्ध गोले का आयतन या फिर आप बोलिए गोलार्ध का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए फॉर्मूले में यहां पे आर भी आ रहा है, आर से मतलब त्रिज्या से हो जाएगा, और हमें क्वेश्चन में तो त्रिज्या दी ही नहीं हुई है, आर की वैल्यू तो अभी हमें पता ही नहीं है। जब तक आर की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक हम यहां पे गोलार्ध का आयतन नहीं निकाल पाएंगे। तो इस आर की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? इसी आर की वैल्यू को निकालने के लिए हमें यहां पे दिया हुआ है ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ, जो कि कितना दिया है? 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं आपको बता दूं, गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ या फिर आप बोलिए गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला आपका होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यानी गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ या फिर आप बोलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ या फिर आप बोलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू हमें यहां पे दी गई है 108 पाई। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देखिए दिया है, मैंने लिखा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कहां से आया? 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 108 पाई, ये हमारा आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि यदि किसी ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो मैंने आपको बताया ना कि गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ या फिर बोलिए गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ या फिर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये बात एक ही हुई, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू हमें 108 पाई यहां पे दी गई है। तो इसी को मैंने यहां पे लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसी की हेल्प से हम यहां पे आर की वैल्यू को निकाल लेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो देखिए 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 108 पाई हमें यहां पे दिया हुआ है। तो देखिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं, देखिए मैं इस पाई से इस पाई को यहां पे कैंसिल कर सकता हूं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो बचेगा क्या यहां पे? आर स्क्वायर, और यहां पे ये 3 है आपका, 3 भी तो बचा हुआ है, 3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 108, ये आपका बचा हुआ, क्योंकि पाई से पाई यहां पे कैंसिल हो चुका है। तो अगले स्टेप में आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 108 एंड अपॉन में 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 1 जा 3 होता है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, एक इधर जाएगा, 3 6 जा 18, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या मिल गया? 36 मिल गया। जब आर की वैल्यू को हम यहाँ पे निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 मिल जाएगा ना, यही तो मिलेगा। मैं आपको समझा देता हूं, देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिला हुआ था? 36 मिला हुआ था। अगले स्टेप में जब स्क्वायर को हटाएंगे तो r इज इक्वल टू यहाँ पे इसके ऊपर रूट लगेगा, 36 हो जाएगा, या फिर r इज इक्वल टू 6 मिलेगा। और ये त्रिज्या किस में आएगी? सेंटीमीटर में आएगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू, त्रिज्या की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों आई मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए जो संपूर्ण पृष्ठ दिया था ये यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में ही दिया हुआ था। तो यहाँ पे त्रिज्या की वैल्यू हमने निकाल ली है, 6 सेंटीमीटर हमें पता चल चुकी है। अब हम यहां पे गोलार्ध का आयतन निकाल पाएंगे। गोलार्ध का आयतन बोलिए चाहे अर्धगोले का आयतन बोलिए, इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो मेंसुरेशन का सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। तो यहां पे देखिए मैंने लिखा गोलार्ध का आयतन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर आप बोलिए अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और r की वैल्यू को अभी हमने निकाला है 6 सेंटीमीटर, यहां पे हमें पुट करना होगा। तो 2/3 पाई, पाई आपका यहां पे ऐसे ही रहेगा। r की वैल्यू को 6 अभी हमने निकाला 6 सेंटीमीटर, तो r की जगह हम क्या रखेंगे? 6 को रखेंगे, और क्यूब है तो 6 का क्यूब, यही तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 पाई, अब 6 का क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर 6 का क्यूब लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 × 6
इंटू 6, यही तो लिखेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। बचा क्या, 2 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 6, यही तो आपका बचा है। 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 24 की मल्टीप्लाई 6 में करवाइए तो आपको मिलेगा 144। और देखिए यहाँ पे पाई भी बचा हुआ है, 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी थी। देखिए जब आप लोग मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कहीं कहीं पे पाई की वैल्यू रखनी होती है, कहीं पे नहीं रखनी होती है। देखिए पाई की वैल्यू को हम 22/7 रखते हैं। क्या रखते हैं, पाई की वैल्यू को हम रखते हैं 22/7, यही तो रखते हैं। लेकिन यहां इस क्वेश्चन में नहीं रखना था हमें पाई की वैल्यू को, तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी, तो हमें मिला क्या यहाँ पे 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यों पाई की वैल्यू को नहीं रखना था, आप यहाँ पे ऑप्शन में ही चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए पाई में आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था, हमें आंसर मिल गया, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, कहीं पे पाई की वैल्यू रखनी होती है, कहीं पे नहीं रखनी होती, यहाँ पे नहीं रखनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में टोटल 2 फॉर्मूले का यूज हुआ है, दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। आपको अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां पे कर लेनी है। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि किन्हीं 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 62 है यानी 62 है, तो पहली और छठी संख्या के योगफल के दोगुने का 1/4 भाग है। ये हमसे पूछा जा रहा है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आया है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो देखिए किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप लोगों के मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर है औसत, जिसको हम इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। ये चैप्टर मैंने आप लोगों को पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। चैनल पर जाइएगा, 2022 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहां पे इस चैप्टर की सभी वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपकी अरिहंत की बुक का एग्जाम्पल है और यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था, यानी एग्जाम्पल्स भी आपसे पूछे जाते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन में ही एक हिंट दी हुई है। यहाँ पे लिखा है किन्हीं 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 62 है। देखिए औसत से मतलब हमारा क्या होता है, औसत से मतलब होता है हमारा मध्यमान, मध्यमान या फिर आप बोल सकते हैं माध्य। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं क्यों बता रहा हूं अभी आपको आगे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे 7 क्रमिक सम संख्याओं की बात हो रही है, तो हमें यहां पे सम संख्याएं तो पता है नहीं कि कौन सी संख्याएं हैं, तो मैंने यहां पे लिखा कि माना 7 क्रमिक सम संख्याएं क्या हैं, यहां पे ए बी सी डी ई एफ और जी। तो 7 क्रमिक सम संख्याएं क्रम से मैंने यहां पे मानी हुई हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 हुई ना 7 क्रमिक सम संख्या है। हमें संख्या तो पता है नहीं, तो मैंने यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी ये मान लिया। ठीक है, तो 7 क्रमिक सम संख्या ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब आइए क्वेश्चन में वापस लौटकर, तो यहाँ पे आपको एक हिंट दी गई है क्वेश्चन में यहाँ पे कि किन्हीं 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 62 है। क्या है, 62 है। औसत से हमारा मतलब क्या होता है, मध्यमान से, मध्यमान या फिर आप बोल सकते हैं माध्य से। ठीक है, तो यही हमें यहां पे क्या दिया है, 62 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे आएंगे क्वेश्चन में देखेंगे जो हमने संख्याएं मानी है ए से लेकर के जी तक, यहां पे मिडिल में कौन सी संख्या आ रही है, यानी बीचों बीच में, यानी बीच में आपकी यहां पे कौन सी संख्या आ रही है ये हम देखेंगे। तो यहां से ये इस 3 संख्या को हटा दीजिए, यहां से इस 3 को हटा दीजिए, तो बीच में आपको ये वाली संख्या देखने को मिल रही है, जो डी वाली है, यही आपकी बीच में आ रही है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये बीच में आ रही है और इसी का मान हमें यहां पे क्वेश्चन में 62 दिया गया है। समझिएगा ध्यान से, औसत का मतलब क्या होता है,
मध्यमान या फिर माध्य, यानी जो बीचों बीच में आए। और देखिए ये जो 62 है हमें यहाँ पे औसत दिया गया है, और यहाँ पे देखिए इन सातों संख्याओं में जो बीच में यहाँ पे आ रही है, सबसे बीच में, वो डी वाली है, और इसी का मान हमें यहाँ पे 62 दिया हुआ है। यानी डी का मान क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी 62 दिया गया है। एक संख्या हमें पता चल गई और बाकी की संख्याएं तो अपने आप हमें यहाँ पे पता चल जाएंगी। देखिए 62 कैसी संख्या है? सम संख्या है ना, ये आप सबको पता है। सम संख्याएं किसे बोलते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए ना, इसी को तो बोलते हैं। ठीक है, अब 62 के पहले आपकी कौन सी सम संख्या आएगी? तो आप बोलेंगे 62 के पहले आपकी आएगी 60। अब देखिए 62 से पहले आपका 61 आता है, ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। लेकिन 61 ये तो 2 से डिवाइड होता नहीं, तो ये तो सम संख्या है नहीं, ये तो विषम है। तो 62 से पहले आपकी कौन सी सम संख्या आएगी? 62 के पहले आपकी आएगी यहाँ पे 60। ठीक है, अब 60 ये सी की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से 60 से पहले कौन सी संख्या आएगी? सम 58 आएगी, ये बी की वैल्यू। और फिर 58 से पहले कौन सी सम संख्या आएगी? 56 आएगी, तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से आगे देखिए 62 के बाद 64, ये ई की वैल्यू, फिर 66 एफ की वैल्यू, और जी की वैल्यू 68। देखिए सभी संख्याएं हमें यहाँ पे पता चल गई। जो 7 क्रमिक सम संख्याएं थी हमें यहाँ पे पता चल गया कौन कौन सी हैं। 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, यहां तक हमने कर लिया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। यहां पे कहा जा रहा है तो पहली और छठी संख्या के योगफल के दोगुने का 1/4 भाग है। तो देखिए किस संख्या की बात हो रही है? पहली संख्या ये है, और उसके बाद छठी, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी संख्या आपकी ये है 66 वाली। तो मैंने लिखा अतः पहली और छठी संख्या के योगफल के दोगुने का 1/4 भाग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए पहली और छठी संख्या का योगफल पहले करेंगे तो 56 प्लस 66 ये हो जाएगा। तो देखिए योगफल के दोगुने की बात हो रही है, तो इनटू हमें यहां पे 2 करना होगा। फिर इसका हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसका हमसे पूछा जा रहा है 1/4 भाग, यानी 1/4 पार्ट, यानी 1/4 भाग, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये हुआ क्वेश्चन आपका पूरा। यहां पे देखिए, यहां पे मैंने लिखा 56 प्लस 66 गुणे 2 का 1/4 भाग। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, अभी हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहां पे। तो देखिए 56 प्लस 66 करेंगे तो आपको 244 मिलेगा, और 244 का 1/4 भाग हम यहां पे निकाल लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए का मतलब गुणा होता है, तो 244, और का हटेगा तो यहाँ पे गुणा, और 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 61 की मल्टीप्लाई इस 1 में करवा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 61 मिलेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नीचे 1 बचा है तो उससे कोई मतलब है नहीं हमारा। तो यहाँ पे देखिए 61 की मल्टीप्लाई 1 में 61, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 61 कहां पे दिया है। ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो देखिए ये तरीका जो मैंने आपको बताया है, ये तरीका बेस्ट है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर इसके अलावा कोई दूसरा तरीका लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ही सिंपल सा तरीका था। हमें यहाँ पे संख्याओं के बारे में कुछ पता था नहीं, तो हमने यहाँ पे ABCDEFG करके यहाँ पे 7 क्रमिक सम संख्याएं मान ली। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पहले से ही हेल्प के लिए दिया है कि यहाँ पे औसत कितना था? 62 था। औसत का मतलब मध्यमान, यानी माध्य होता है, यानी बीचों बीच आपकी कौन सी संख्या यहाँ पे आ रही थी? तो यहाँ पे आ रही थी डी वाली, जिसकी वैल्यू हमें पहले से ही 62 दी गई थी। फिर इसी के हेल्प से सभी संख्याएं हमने निकाली और सॉल्व कर लिया। तो 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 घंटियां 4 6 8 यानी 4 6 8 और यहाँ पे 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। वे चारों 12 बजे इकट्ठी बजना प्रारंभ करती हैं। किस समय वे फिर इकट्ठी बजेंगी? देखिए 12 बजे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इकट्ठी बजना प्रारंभ करती हैं, लेकिन इसके बाद वो किस समय वे फिर इकट्ठा बजेंगी, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में आया क्वेश्चन। अभी कल ही मैंने आपको इस पैटर्न का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, वो भी आपके एग्जाम में आया हुआ था। इस पैटर्न के 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। बहुत ही
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, देखिए जो हमें यहाँ पे दिया है 4, 6, 8 एंड 14 सेकेंड, ये हमें यहाँ पे समयांतराल दिए गए हैं। जो समयांतराल हमें दिए गए हैं इन्हीं का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो मैंने लिखा दिए गए समयांतरालों का एलसीएम लेने पर, समयांतराल हमें कितने दिए गए, 4, 6, 8, 14, और वो भी किस में दिए गए हैं, सेकंड में दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी यही समयांतराल आपको मिनट में दिया होता है, तो यहाँ पे सेकंड में दिया है पहले से ही। तो अब चलिए इसका हम एलसीएम निकालते। सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अभी भी 2 से हो जाएगा डिवाइड। 2 1 जा 2, 3 होगा नहीं, 3 को एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। 2 2 जा 4, 7 होगा नहीं, 7 को एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, अभी भी ये 2 से हो जाएगा। देखिए एक तो ऐसे ही रहेगा, 3 होगा नहीं, 2 1 जा 2 और 7 तो होगा नहीं, 7 को ऐसे ही लिख देंगे। अब 2 से नहीं, अब 3 से करेंगे हम, क्योंकि 2 से नहीं होगा। एक ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3, एक ऐसे ही रहेगा, 7 होगा नहीं यहाँ पे 3 से, तो यहाँ पे अब लास्ट में हमें 7 से करना होगा। 1 ऐसे ही रहेगा, ये भी 1, ये भी 1 और 7 1 जा 7। तो यहाँ पे एलसीएम हमने निकाला। अब इन सब की हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 2 × 2 × 2 × 3 × 7, यानी 2 × 2 × 2 × 3 और × 7, इन सब की मल्टीप्लाई करवा लीजिए। मल्टीप्लाई करवाने पर आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करवाने पर मिलेगा आपको 168। क्या मिलेगा, 168। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 7 जा 168। और देखिए ये जो समयांतराल हमें दिए गए थे क्वेश्चन में, ये सेकंड में दिए हुए थे। किसमें, सेकंड में। तो इसीलिए 168 तो आया ही यहाँ पे एलसीएम, लेकिन सेकंड हम यहाँ पे लिखेंगे 168 सेकंड। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए समयांतराल आपको यहाँ पे ये सेकंड में दिए थे 4 6 8 14, इसी का एलसीएम निकाला तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 168, वो भी सेकंड में। अब 168 सेकंड, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिनट में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए आप सब लोग जानते हैं कि 1 मिनट बराबर आपका क्या होता है, 60 सेकंड होता है। ठीक है, जब 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं तो यहाँ पे 168 सेकंड दिया है। तो देखिए 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 120 सेकंड ये सीधे सीधे 2 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट हो जाएगा। अब देखिए 168, यहाँ पे 168 सेकंड आया हुआ है। अब 168 सेकंड में से अगर मैं 120 सेकंड यहाँ पे लेस कर दूं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 8 और ये 4 और यहाँ पे यानी 48 सेकंड यहाँ पे बचेगा। ठीक है, क्योंकि 120 सेकंड इसको हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 2 मिनट लिख देंगे। ठीक है, 2 मिनट हो 20 सेकंड जो आपका दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका 120 यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, ये तो सीधे सीधे यहाँ पे 2 मिनट में कन्वर्ट हो चुका है। अब बच कितना रहा है, 48 सेकंड, तो इसको 48 सेकंड ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 168 सेकंड को हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मिनट और 48 सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है। यानी 168 सेकंड को हमने क्या लिखा, 2 मिनट। देखिए 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, 120 सेकंड हो जाएंगे, फिर बचेगा क्या, बचेगा आपका 48 सेकंड। ठीक है, 48 सेकंड, तो 120 सेकंड को ही हमने 2 मिनट कर लिया, जो 48 सेकंड बच रहा था उसको यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या मिला, 2 मिनट और 48 सेकंड सॉल्व करने पर। देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि इससे पहले घंटियां इकट्ठी बजी कब थी, तो वे चारों 12 बजे इकट्ठी बजना प्रारंभ करती हैं। यानी 12 बजे ये चारों घंटियां एक साथ बजी हुई थी। ठीक है, कब बजी हुई थी, 12 बजे। तो देखिए 12 बजे ये बजी हुई थी एक साथ, तो ये 12 बजे ये मैंने लिखा। और फिर इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, 2 मिनट और 48 सेकंड जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 2 मिनट, यहां पे 2 मिनट और यहां पे 48 सेकंड ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 12 बज के, ठीक है, 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप 12 बजे में 2 मिनट और 48 सेकंड जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड, यही तो मिलेगा ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा अतः घंटियां 12 बजे तो साथ में बजी ही थी, तो 12 बजे के बाद जो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया 2 मिनट 48 सेकंड आया, इसी को ऐड कर देंगे। तो 12 बजे के बाद पुनः 2 मिनट 48 सेकंड बाद, यानी अर्थात 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर
बजेंगे एक साथ, ठीक है। तो 12:02 कहां पे दिया है ये चेक करते हैं। तो 12:02 दिया है ऑप्शन ए में, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन यहां पे समझ में आ गया होगा, काफी डिटेल में मैंने आपको यहां पे समझा दिया, ठीक है। देखिए अगर 12 बजे लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखते हैं 12 बजे, ठीक है। 12 बजे घंटे एक साथ बज ही रही थी, फिर हमने सॉल्व किया, हमें क्या मिला 2 मिनट और 48 सेकंड मिला हुआ था, यही तो मिला हुआ था, इसी को हमें ऐड कर देना था इसमें। तो ऐड करेंगे तो 12:02 ही तो होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।